गाइस आमतौर पर सुना जाता है कि रॉ एजेंट्स और उनके कारनामों के बारे में ज्यादा जानकारियां आम लोगों के बीच साझा नहीं की जाती हैं, लेकिन मैं आपको आज ऐसे जाबाज और शातिर जासूसों की सच्ची कहानी बताऊंगा जिन्होंने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित करते हुए पाकिस्तान की जेलों में बिता दिया। तो गाइस मैं हूं वरुण और आज मैं आपको बताऊंगा इंडिया की टॉप सीक्रेट एजेंसी रॉ के कुछ ऐसे इंटेलिजेंस ऑफिसर्स यानी कि ऐसे सीक्रेट एजेंट्स के बारे में जिन्होंने अपनी जान को खतरे में डालकर अपने घर से दूर रहकर और ऐसे हालातों में काम करके जिनमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती भारत को ना जाने कितने बड़े बड़े हादसों से बचाया है। गाइस आप में से बहुत कम लोग इनके बारे में जानते होंगे क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके भारतीय होने के प्रूफ ही मिटा दिए जाते हैं क्योंकि इनका काम ही कुछ ऐसा होता है। तो गाइस वीडियो को लास्ट तक देखना और अगर आप मेरे चैनल फोर्स फैक्ट्स पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें। रविंद्र कौशिक ए ब्लैक टाइगर। वह रविंद्र कौशिक का जन्म 1952 में राजस्थान के श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। लगभग 18 साल की उम्र में उन्होंने नाटक यानी कि थिएटर में ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया था। तब इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ के कुछ ऑफिसर्स ने उनको स्टेज पे ड्रामा करते हुए देखा और उनकी एक्टिंग उन्हें बहुत पसंद आई। उस दौरान रविंद्र कौशिक अपने स्टेज ड्रामा में नई पहचान हासिल करना चाहते थे, लेकिन दुश्मनों की हरकतों पर नजर रखने वाली भारतीय सीक्रेट एजेंसी रॉ की नजर उस 23 साल के रविंद्र कौशिक पर थी। आखिरकार अपनी पढ़ाई पूरी कर लेने के बाद कौशिक ने रॉ ज्वाइन कर लिया, जिसके बाद उनका पूरा जीवन ही बदल गया। 23 साल की उम्र में इंडियन अंडरकवर एजेंट बने रविंद्र कौशिक को दिल्ली में ट्रेनिंग दी गई थी। ट्रेनिंग के दौरान रविंद्र ने उर्दू और अरेबिक यानी कि इस्लामिक वर्ड्स को लिखना और पहचानना सीखा। साल 1975 में पाकिस्तान भेजे जाने से पहले रविंद्र से जुड़ी सभी डॉक्यूमेंट और जानकारियों को रॉ ने खत्म कर दिया और उनके परिवार से जुड़ी जानकारी भी छुपा दी गई। पाकिस्तान पहुंचते ही उन्होंने अपना नाम रविंद्र कौशिक से बदलकर नबी अहमद रख लिया और पाकिस्तान की कराची यूनिवर्सिटी से लॉ यानी वकालत की पढ़ाई पूरी की। लॉ पूरी होने के बाद रविंद्र पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हो गए और वहां से रविंद्र कौशिक की असली जर्नी शुरू हुई सीक्रेट एजेंट के रूप में। गाइस साल 1979 से 1983 के बीच रविंद्र ने रॉ को पाकिस्तानी आर्मी से जुड़ी बहुत ही अहम जानकारियां दी जो भारत के लिए काफी मददगार साबित हुई। रॉ ने कौशिक को ब्लैक टाइगर नाम दिया और उस समय भारत की प्राइम मिनिस्टर रही इंदिरा गांधी भी रविंद्र कौशिक को ब्लैक टाइगर के नाम से ही पुकारती थी। रविंद्र न सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी में शामिल हुए बल्कि मेजर की रैंक पे भी पहुंच गए। उसी दौरान रविंद्र को इस्लाम कबूल करना पड़ा और उन्होंने वहां अमाना नाम की एक लड़की से शादी भी की। लेकिन गाइस एक दिन रविंद्र कौशिक का राज खुल ही गया जब रॉ ने रविंद्र के पास भारत से एक और एजेंट यानी कि जासूस को रहने के लिए भेजा, जिसे बाद में पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI ने पकड़ लिया। इसके बाद रविंद्र को भी अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट यानी कि आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। भारत के ब्लैक टाइगर को पाकिस्तान की जेलों में करीब 2 सालों तक खूब टॉर्चर किया गया था और बहुत ही गंदी हालत में उन्हें पाकिस्तान की जेलों में रखा जाता था। पाकिस्तान की गंदी जेलों में ही रविंद्र कौशिक को बहुत बीमारी लग गई और हार्ट अटैक की वजह से उनकी मुल्तान की सेंट्रल जेल में मृत्यु हो गई। एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान मोहनलाल भास्कर। गाइस मोहनलाल भास्कर का जन्म 30 नवंबर 1942 को पंजाब में हुआ था। उनकी शादी को लगभग 8 महीने ही हुए थे जब उनको पाकिस्तान की जेल में कैद कर लिया गया। तो गाइस बात है 23 मार्च 1966 की, जब मोहनलाल भास्कर भगत सिंह की समाधि पर उनके देशभक्ति के जज्बे के बारे में लोगों को बता रहे थे। तभी वहां भारत की सीक्रेट एजेंसी के कुछ अधिकारी भी थे जिनकी नजर मोहनलाल भास्कर पे पड़ी। फिर वहीं से शुरू हुआ एक आम इंसान से जासूस बनने का सफर। गाइस मोहनलाल भास्कर को इंडिया की सीक्रेट इंटेलिजेंस एजेंसी ने 1967 में पाकिस्तान में हो रहे न्यूक्लियर टेस्ट की इंफॉर्मेशन लेने के लिए पाकिस्तान भेजा था। किसी को शक न हो इसलिए भास्कर ने इस्लाम कबूल कर लिया, जिसकी खबर उनकी पत्नी और परिवार को भी नहीं थी। गाइस जब भास्कर पाकिस्तान पहुंचे तो उन्होंने पाकिस्तान के सभी बड़े शहर जैसे लाहौर, सियालकोट, मुल्तान, लोयलपुर, पेशावर और रावलपिंडी में रहकर पाकिस्तान की न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम की सारी इंफॉर्मेशन हासिल कर ली थी। पर शायद भास्कर की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। भास्कर पाकिस्तान के एटॉमिक यानी परमाणु बम के सीक्रेट मिशन की सफलता के बहुत करीब थे। उन्होंने इस्लामाबाद के एटॉमिक एनर्जी कमीशन के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी हासिल कर ही लिए थे, लेकिन अपने ही साथी अमरीक सिंह जो कि भारत का ही जासूस था लेकिन कुछ पैसों की लालच में पाकिस्तानियों के हाथों बिक गया, उसने मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तानी पुलिस से 16 सितंबर 1968 को गिरफ्तार करा दिया। ठीक यही हाल अमरीक सिंह का भी हुआ। पाकिस्तान का काम पूरा होते ही पाकिस्तान ने अमरीक सिंह को भी जेल में सड़ने के लिए डाल दिया। गिरफ्तारी के बाद मोहनलाल भास्कर को पाकिस्तान की अलग अलग जेलों में रखा गया जहां उन्हें मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया गया। गाइस भास्कर ने खुद बताया कि उन्हें रोज मारना पीटना आम बात थी। पुलिस तब तक उन्हें पीटती थी जब तक वो बेहोश नहीं हो जाते। और इतना ही नहीं, भास्कर ने बताया कि उनके बॉडी के सेंसिटिव पार्ट्स को सिगरेट और कोयले से जलाया जाता था। उनको इतना टॉर्चर किया गया लेकिन भास्कर ने अपने राज कभी नहीं खोले। गाइस 1972 में उस समय भारत की प्रधानमंत्री रही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से समझौता किया और इस समझौते में कैदियों की अदला बदली की शर्त रखी गई।
जिसमें भारत में कैद पाकिस्तानियों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया और ऐसे ही पाकिस्तान में कैद भारतीयों को भारत वापस भेजा गया, जिसमें मोहनलाल भास्कर भी शामिल थे। गाइस, भास्कर ने भारत वापस लौटने के बाद एक किताब भी लिखी जिसे एन इंडियन स्पाई इन पाकिस्तान नाम दिया गया। कश्मीर सिंह 35 साल पाकिस्तान की जेल में रहे और एक बार भी नहीं माना कि वो भारत की तरफ से पाकिस्तान में जासूसी करने गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार वो पहले भारत में आर्मी इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब पर थे। उससे पहले जब उनका प्रमोशन नहीं हुआ था तो वो इंडियन आर्मी में केवल 480 रुपीज़ पर मंथ की सैलरी पर काम करते थे। जब वो पाकिस्तान गए तो वहाँ गेस्ट हाउस में किराए का कमरा लेकर रहते थे और पाकिस्तान के शहर शहर बस में सफ़र करते थे। गाइस, कश्मीर सिंह को पाकिस्तानी आर्मी की स्ट्रेटजी यानी रणनीति जानने के लिए और पाकिस्तान आर्मी के क्वार्टर्स की तस्वीरें यानी पिक्चर्स खींचने का काम दिया गया था। लेकिन साल 1973 में एक व्यक्ति द्वारा, जो कि कश्मीर सिंह का गाइड था, उसे कश्मीर सिंह पर शक हो गया और उसने कश्मीर सिंह का राज खोल दिया, जिसे पाकिस्तान ने उन्हें भारतीय जासूस के तौर पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। जब उन्हें पाकिस्तान की जेल में टॉर्चर किया जा रहा था तब उनकी मुलाकात पाकिस्तान के ह्यूमन राइट्स मिनिस्टर यानी कि मानवाधिकार मंत्री से हुई, जिनका नाम बर्नी था। साल 2008 में बर्नी के कहने पर पाकिस्तान के उस समय के प्रेसिडेंट परवेज मुशर्रफ ने कश्मीर सिंह की सजा को माफ कर दिया और 4 मार्च 2008 को कश्मीर सिंह भारत वापस लौट आए। दी जेम्स बॉन्ड अजीत डोभाल। गाइस, अजीत डोभाल ये नाम पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं है। जब भी पाकिस्तान के सामने अजीत डोभाल का नाम आता है तो पाकिस्तान की हवा खराब हो जाती है, बल्कि चाइना भी उनकी नीतियों से डरता है। गाइस, अजीत डोभाल का जन्म 20 जनवरी 1945 को उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल जिले में हुआ था। इनके पिता भी इंडियन आर्मी में थे। पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पुलिस सर्विस की तैयारी शुरू कर दी और वो 1968 में IPS यानी कि इंडियन पुलिस सर्विस में शामिल हुए। कहा जाता है वो 7 साल तक पाकिस्तान में खुफिया जासूस रहे और वो इस पोस्ट से साल 2005 में रिटायर हो गए और फिलहाल वो भारत देश के NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के रूप में काम कर रहे हैं। डोभाल जब पाकिस्तान में जासूस थे तब का उन्होंने एक किस्सा बताया है कि जब वो पाकिस्तान के लाहौर शहर में थे, वहाँ एक मुसलमान ने अजीत डोभाल को पहचान लिया था कि वो पाकिस्तानी या एक तरह से कहें तो मुसलमान है ही नहीं। उन्होंने पहले तो मना किया और बोला कि वो मुसलमान ही है, लेकिन फिर उस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारे कान छिदे हुए हैं और ऐसा हिंदू धर्म में होता है। लेकिन बाद में उस व्यक्ति ने अजीत डोभाल से कहा कि मैं भी हिंदू हूँ, तुम प्लास्टिक सर्जरी करवा लो वरना लोग तुम्हें यहाँ पहचान लेंगे। पाकिस्तान में छिपकर रहते हुए पाकिस्तान के कई खुफिया राज अजीत डोभाल ने पता कर लिए थे और यही वजह है कि पाकिस्तान आज भी उनसे डरता है। गाइस, अजीत डोभाल ने जून 2014 में उन 46 भारतीय नर्सों को सुरक्षित वापस निकाला था जो इराक के तिक्रिक में एक अस्पताल में फंसी हुई थी। 5 जुलाई 2014 को ISIS के आतंकवादियों ने नर्सों को इंडियन ऑफिसर्स को सौंप दिया था, जिन्हें भारत सरकार द्वारा भारत वापस लाया गया। पाकिस्तान में हुई भारतीय सर्जिकल स्ट्राइक भी उनके ही दिमाग की प्लानिंग थी जो कि कामयाब रही। तो गाइस, यही कारण है कि आज अजीत डोभाल को दूसरा जेम्स बॉन्ड बोला जाता है। तो गाइस, ये थे हमारे भारत देश के कुछ ऐसे सीक्रेट एजेंट्स यानी कि जासूस जिन्होंने ना जाने कितने दर्द झेले और अपनी जिंदगी कुर्बान कर दी इस देश को ऐसी जानकारी देने के लिए जिससे ये देश बड़ी बड़ी मुसीबतों से बच सका। तो गाइस, अब आपका भी इतना फर्ज तो बनता है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जो लोग इनके बारे में नहीं जानते वो भी इन एजेंट्स के एफर्ट्स को याद रखें जो इन्होंने हमारे देश के लिए किए हैं। तो गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।